माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सब के बारे में बहुत डिटेल स्टडी कर ली थी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट किए थे। जो अपकमिंग टॉपिक्स आते हैं वो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोगों का इस चैप्टर का ये ईजीएस्ट टॉपिक होगा, द रीज़न हम 10th में इसको पढ़ कर आते हैं। ठीक है, मालूम है आप लोगों को सर पढ़ाएंगे यहाँ पर सीरीज और पैरेलल, बट मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएंगे सर्किट डायग्राम से रिलेटेड। तो जब थ्योरी अच्छे से बताई जा रही हो उस पर ध्यान देना आप लोग, ताकि अपन क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर पाएँ। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसको समझा देता हूँ ताकि अपन इसको प्रॉपरली जहाँ जहाँ एग्जीक्यूट करना है इसके थ्योरीज को उसको कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों, सबसे पहला अपन स्टडी कर लेते हैं, उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं। एक के बाद एक लगे होते हैं, बट टेक्निकल डेफिनेशन ये होती है कि जब बच्चों आपके पास व्हेन टू और मोर, ठीक है, जब एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस के पास सेम करंट हो जाता है, हैव द सेम करंट जो फ्लो कर रहा हो, सेम करंट, हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेम करंट ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्लोइंग। तो आप बुलाओगे सर वो सीरीज में हो गया। फटाफट डायग्राम देख लो उसका। जैसे मान लो ये आओगे आपके पास एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक और रेजिस्टेंस, दिस कैन बी द थर्ड वन एंड दे ऑल आर कनेक्टेड वाया अ सेल और अ बैटरी। मैंने यहाँ पर एक स्विच बना रखा है बच्चों, और स्विच को क्लोज करते ही ये देखो क्लोज करा, ये हो जाएगा V, इस एंड पे पॉजिटिव, इस एंड पे नेगेटिव। आप यहाँ से करंट देखते हो और यहाँ से करंट लौट कर आता है। आई कैन ड्रॉ राइट R1, यहाँ हो गया R2 और यहाँ हो गया बच्चों R3। 10th क्लास की ये थोड़ी जानी पहचानी सर्किट है। करंट चैप्टर 12th में आप ये पढ़ोगे कि इस बैटरी से कैसे ऑपरेशंस करा जाते हैं, कि पहले कैसे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है तो चार्ज को ऐसा गया हुआ माना जाता है। वेट फॉर अ मोमेंट, मैं अपकमिंग टॉपिक्स में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें, बट फिलहाल के लिए फॉर टाइम बीइंग आप कह दो कि सर करंट है और करंट चाहिए। ये बैटरी हमारे उस कंजूस दोस्त की तरह होता है जिससे कुछ चीज़ आज मांग लो तो उसको कल चाहिए होती है ना। जैसे नोटबुक मांगी, कल ला देना भाई मेरे को, कुछ पैसे ले लिए, मुझे कल के कल में चाहिए। तो ये वो हमारा फ्रेंड है जिसने अगर आई दिया है तो इसको आई चाहिए होगा, रिगार्डलेस अंदर कुछ भी हो रहा हो। Now this current is being compelled to move like this and you can say that सर यहाँ पर तो ये कंडीशन वैलिड हो रही है और हम कह सकते हैं कि ये पूरा डायग्राम सीरीज फॉलो कर रहा है। लेकिन इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम भी बनाया जा सकता है जो ये कहता है कि उन तीनों की जगह पे बच्चों आप सिर्फ एक रेजिस्टेंस जिसके नीचे S लिख लो और वो बना सकते हो। देखो सेम डायग्राम मैंने कॉपी कर दिया। ये हो गया V, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका की। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। करंट बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, बट जो पोटेंशियल आ रहा होगा वो तीनों लोग यहाँ पर अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई कैन राइट V1, V2 एंड V3। द करंट इज कांस्टेंट, यू कैन राइट। तो लिख लो फटाफट। V का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये वाला V इन तीनों में जा रहा है, लिख सकते हो V1 मैंने लिखा है, फिर V2 एंड यू कैन राइट V3। अब ये वाला पोटेंशियल इसको देखकर लिखना है, ये तीनों के तीनों आपको इन तीनों के साथ लिखना है। एज ओम्स लॉ सेड, V इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? IR। V मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द कंडक्टर और रजिस्टर। जब ये करंट निकल के चले जाए तो करंट तो यहाँ पर बच्चे लोग I है, तो इसकी जगह हो जाएगा I इंटू R ऑफ S, क्योंकि कंबाइंडली पढ़ाया जा रहा है। यहाँ हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा I इंटू R1 और ये हो जाएगा I इंटू R2 और ये हो जाएगा I इंटू R3। और आई कैन राइट, वहाँ से I को रिमूव कर दोगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों? आपके पास सीरीज में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हो जाएगा R1 प्लस R2। ऐसे करते करते कहाँ चले जाएंगे बच्चों हम लोग? ये हो जाएगा RN। तो यहाँ से और क्या क्या बोल सकते हैं? कोई इसका जनरल फॉर्मूला तो बनता नहीं है या कोई शॉर्ट ट्रिक मेथड, आपको अलजेब्रा लगाना है बच्चों। विच मीन्स अगर कोई ऐसा केस बनाकर पूछ ले कि इफ़ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, इफ़ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, ठीक है, क्या लिखा है ये? कनेक्टेड। तब क्या करोगे बच्चों? मान लो ये एक रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा लगाया, ऐसे करते करते सीरीज में पढ़ा रहा हूँ तो बताऊँ, किसी बुक में यहाँ पे अप टू N लिखा होगा बच्चों, आप अप टू S करके पढ़ना। द रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी बैटरी वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर मिक्स ग्रुपिंग भी आने लग जाएगा, तो वहाँ पे N बच्चे कंफ्यूज करते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग यहाँ पे S मान के चलो। इन सब की वैल्यू बच्चे लोग R लिखी हुई है, तो मुझे R यहाँ पे लिख लेने दो। तो ऐसा लिख सकते हो सर, सीरीज़ का आंसर हो जाता है जितने हैं ये वो लिख लो S टाइम्स ऑफ R, दैट्स इट। इसको
बॉक्स में डाल लो। एक बात और लिख देता हूँ मैं, अगर मान लो बच्चों ये 1 ओम 2 ओम 5 ओम है, तो एक MCQ चलता है सीरीज़ कनेक्शन में कि जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में निकालते हो तो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है ना, वो इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ी वैल्यू का होगा उससे भी ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब है द मैक्सिमम द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ध्यान देना है क्या लिखवा रहा हूं मैं, इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस। सिंपल हो गया बच्चों। लेट मी रिपीट इट। 3 लोग खड़े हैं लाइन से, सीरीज, करंट कांस्टेंट, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये 2 लाइन लिखी, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर एक जैसे लोग लगे हो तो ये लगा देना, और मल्टीपल चॉइस में अगर 1 मार्क में फिलअप्स में आ गया अगर ये क्वेश्चन कि क्या होता है सीरीज में, तो कहना कि जो आंसर अपना आएगा वो अलग अलग करके जो मैक्सिमम वैल्यू का होगा उससे भी ज़्यादा आने वाला है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों इसका सेंटेंस भी लिख लो आप लोग। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, क्या लिखा है बच्चों, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया वहाँ पे R1 R2 R3 वगैरह लगा के रखा है, वो यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो पैरेलल पढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। 10th क्लास की अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है हमारे पास। जब एक जैसा पोटेंशियल सबके क्रॉस में पड़ रहा हो तो उसे क्या कहते हैं अपन लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन द डायग्राम वाइज यू कैन राइट कि सर यहाँ पर इस तरह से एक रेजिस्टेंस बना होगा, एक और रेजिस्टेंस बना सकते हो बच्चों, और यहाँ से भी मैं एक और रेजिस्टेंस कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो क्लियर। और ये कहा जा सकता है कि ये R1 का टर्म है, इससे बुला लो R2, और ये हो गया R3। इन दोनों के जो एंड्स होंगे ये बच्चों कांस्टेंट एक पोटेंशियल डिफरेंस को दे दिए गए होंगे। देखो अच्छे से, ये हो जाएगा V, पॉजिटिव कर लो नेगेटिव कर लो, R1 R2 R3 है, और कोई भी सेल क्या करती है, करंट देगा, और उसको करंट बच्चों चाहिए होगा। देखो बैटरी हो गई, ये करंट दिया और करंट उसने वापस अपने पास रख लिया। इस पॉइंट पे आते ही आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो करंट डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा I1, इससे कह देना I2, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों I3, I1 I2 I3। तो पैरेलल को आप डेफिनेशन वाइज कैसे बता सकते हो, आप लिख सकते हो व्हेन इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस, एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो साथ ही साथ इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना लो बच्चों। उसका मतलब होता है कि हम सबको एक R और नीचे P कर लेना, मतलब पैरेलल बता रहा है ये। और यहाँ बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, एक बैटरी और एक की ओर कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ बच्चों एक मेरे पास क्या आ गया कि V हो गया, RP हो गया, जो करंट दिया था वही करंट मुझे मिल रहा है। ध्यान से देखो आप लोग। तो बच्चों पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया, क्या चेंज हो रहा है, करंट I1 I2 I3 जो I का टर्म था। तो मैथमेटिकली आप जा सकते हो इस डायग्राम को देख के अब, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो V कांस्टेंट हो गया बच्चों, देखो ये रहा। तो आप लिख सकते हो सर जो करंट होगा वो हो जाएगा करंट फर्स्ट प्लस सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा थर्ड। पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी लगाया जाता है जब हमको इफेक्टिवली कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज अ नीड, जब हमको रेजिस्टेंस इफेक्टिवली कम करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। तो I इक्वल्स टू I1 I2 I3 है बच्चों। I को अगर मैं सेपरेटली बताऊंगा तो क्या हो जाता है, I को जनरली हम लोग V/R से बुलाते हैं। 10th क्लास की बात चल रही है, ओम्स लॉ कह रहा है ये। तो ये वाला I बच्चों, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट को देख के बात करो तो क्या हो जाएगा, V/RP। सो यू कैन राइट V/ रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल, ये हो जाएगा V/R1, इसको बोल सकते हो V/R2। एंड सिमिलरली लास्ट वाला क्या हो जाएगा, I3, देखो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये हो जाएगा V/, इसको बोल सकते हो I3। सबसे बच्चों V निकाल के अलग कर देना, तो आंसर मिल जाएगा आपका सीधा सीधा 1/RP इक्वल्स
1/R1 प्लस 1/R2, और ऐसे चाहे कितने भी मैं कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल में आने लग जाएगा। देखो अच्छे से, ठीक। और अगर यहीं से अगर अपन से बात करी जाए कि इसकी सेंटेंस कैसे आप मेंशन करोगे, तो बोल सकते हो द रेसिप्रोकल, क्या लिखा है बच्चों ये, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब 1/RP, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब 1/RP। क्या होगा ये, एल्जेब्रिक सम तो होगा, लेकिन किन का, रेसिप्रोकल का ही होगा बच्चों। तो सब लिख सकते हो इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल, आई कैन राइट इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इतना तो सोचो क्या कह रहे हैं सर, ठीक। अब अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि सर ये तो बात हो रही है 1/RP की, और प्रीवियसली आप लोगों ने आपने क्या पढ़ाया था कि R सीरीज में क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 ऐसे करके बच्चों ऐड होता जा रहा था, वो देखो R ऑफ n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/RP का टर्म आ रहा है, और इसको लिख सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2। ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है बच्चों जूनियर क्लासेस से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/Rn। सीरीज तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको बड़ी वैल्यू चाहिए होती है, और पैरेलल तब इस्तेमाल करते हैं जब आप लोगों को छोटी वैल्यू चाहिए। देखो ज़्यादा वैल्यू चाहिए और कम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि the equivalent resistance in parallel is less than the smallest value। मान लो तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, सबसे छोटा कौन सा होगा, 2 ओम। तो जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका 2 से भी छोटा आएगा। दिस लॉजिक हैज इमेंस प्रैक्टिस। जब आप लोगों को मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, शंटिंग वगैरह बताया जा रहा होगा, क्या करते हैं वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेकर आते हैं बड़ा सा, और ऑलरेडी बड़ी वैल्यू होती है, जैसे मान लो 1 किलो ओम का है, उसके अगेंस्ट में अपन क्या लगा देते हैं, एक सिंगल 1 ओम का। पता है क्या आंसर आएगा इसका, छोटी वैल्यू कौन सी है 1 किलो ओम के साथ 1 ओम, आंसर इसका 1 से ही छोटा आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थ्योरी पार्ट में अपन क्या करते हैं, इसका सेंटेंस बनाकर लिख लेते हैं बच्चों। इट सेज दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, सर की राइटिंग बहुत ही खराब है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल is less than the smallest individual resistance। देख लो अच्छे से क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से मैं। सीरीज में क्या होता है, सब मैक्सिमम से भी ज़्यादा आता है, और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम से भी कम आएगा। दैट शुड बी योर आंसर, ठीक है। ये याद कर लो, इसके डिफरेंट केस बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी, फटाफट इतना नोट कर लो, फिर अब करता हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, चलो। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की ना जनरल वैल्यू मिल चुकी है, जनरल इक्वेशन जो ये कहती है 1/RP कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। आई कैन राइट टिल जितने भी होंगे बच्चों, अप टू P या अप टू N तक कर लो, तो ये 1/R, ठीक है, और ये N कर लेते हैं ना, नंबर ऑफ एंड्स मान लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है स्पेशल कंडीशंस में कि जब एक जैसे लगे हुए हैं ना, सो इफ इक्वल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, ठीक है, इक्वल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दूं मैं, एक जैसे कंडीशन कर दूं, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है बच्चों, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, फिर हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अप टू स्मॉल वाला p, और सबके पास बच्चों सेम वैल्यू है, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, आप बोलोगे 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे बच्चों, अप टू P तक जाओगे, तो ये हो जाएगा अप टू P, और यहाँ हो जाएगा 1/R, जिसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा P डिवाइड बाय R, और इसको लिख सकते हो बच्चों 1/RP। विच मीन्स आपको अगर एग्जाम में आ गया कि 3 रेजिस्टेंस लिखे हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ नहीं करना आपको, एक की वैल्यू लिख दो
और जितने हैं उनको काउंट करके नीचे लिख दो और इसको डब्बे में डाल दो, बात खत्म। मैं यहाँ n इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जनरली बुक्स में आप देखोगे, क्योंकि n अपन लोग नंबर ऑफ सेल्स में इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर, जब एक फिक्स वैल्यू ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का क्वेश्चन बनने लग जाएगा तब वहाँ सेल पलटे जाएंगे, पैरेलल होगा, सीरीज होगा, तो वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो सीरीज को s रहने दो, पैरेलल को p रहने दो और क्वेश्चन पूरा समझ जाओ। अगर इस तरह की बात होगी तो ये आंसर करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सर्किट सॉल्व करते वक्त 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, विच मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपको बच्चों 2 रेजिस्टेंस दे रखे हों इस तरह से, ये रहा एक रेजिस्टेंस और ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, एक का नाम अपन लोग R1 कर देते हैं और एक का नाम बच्चों R2 कर देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आप बोलोगे दोनों को सर मल्टीप्लाई कर दो और दोनों क्या कर दो, आप एडिशन कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? अरे भाई 2 को उठा के एलसीएम ले लो, यही मिल जाएगा। तो ऊपर आपको लेना है यहाँ पर प्रोडक्ट और यहाँ लेना है आपको सबमिशन, ठीक है, प्रोडक्ट और सबमिशन। प्रोडक्ट मतलब P और सबमिशन मतलब एडिशन मतलब A। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे आपके साथ तो ये हो जाएगा, अगर मान लो बच्चों के पास ये 2 रेजिस्टेंसेज हैं और इन दोनों में आपस में कोई ना कोई फैक्टर चलता है, मेरा कहने का ये मतलब है लेट अस से ये R है तो ये 4 टाइम्स ऑफ R है, ये मान लो 2R है तो यहाँ पे मान लेते हैं 6R हो रहा है, यहाँ मान लो अगर R है तो यहाँ पर 8R है। जब ऐसी कोई कहानी आती है कि उसका फैक्टर के साथ मिल रहा है, फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई के साथ मिल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि सर अगर एक R है और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके, मतलब कांस्टेंट C है और यहाँ हो जाएगा R, ऐसा बहुत बारी आपको मिलेगा। एक शॉर्टकट एक है कि आपका क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू वाला होगा वो ऑब्वियसली ये होगा, तो आप लिखोगे सर जो बड़ी वैल्यू वाला है वो लिख दो, तो ऊपर आ जाएगा आपका बिगर वैल्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों में क्या मल्टीपल फैक्टर है बच्चों, ये तो लिख देना फैक्टर प्लस ऑफ 1। इसको स्कूल के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व मत करके आना, टीचर मार्क्स काट देगा, ये वाला लगा के आना, ठीक है। इससे जब सिर्फ शीट सॉल्व कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस देख रहे हो, जब 2 मिल गए अपन को, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ फैक्टर का रेशियो, जैसे मान लो R 2R हो गया, 3R और R हो गया, तब ये लगा देना। दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू किसकी है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय उनके बीच में क्या मल्टीपल फैक्टर है वो, और प्लस करके 1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। ये दोनों चीज़ें मैंने करवा दी हैं आपको। इक्विवेलेंट वाली बात हो चुकी है सॉल्व अपनी। इसके साथ साथ अपन कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विथ अवर टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू दिस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अपन को A और B पॉइंट पे, मतलब ये रहा आपका B और ये A। 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं अपन को 10, 30 और 2.5। साफ दिख रहा है बच्चों यहाँ पर A और B के पास सेम पोटेंशियल होगा, या यहाँ पर आके करंट आपका क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बच्चों I1 और I2 के फॉर्म में। मान लो ना कुछ करंट यहाँ चल के जा रहा है, यही पढ़ते हैं अपन, और वही करंट यहाँ पे आपको जाता हुआ बाहर दिखाई देगा। जब दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो मैंने आपको समझा रखा कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले तो बच्चों रेजिस्टेंस A और C के बीच में निकालना है, वो हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सबमिशन। तो ये हो रहा है 300 डिवाइड बाय 40, दैट शुड बी, ये हो जाएगा बच्चों सीधा 7.5। और ये कौन है 2.5, मतलब R ऑफ AB कितना आ गया बच्चों, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 10 ohms, है ना। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया जहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेज हैं, इनको सॉल्व करके आप लोगों ने इसको देख लिया और ये मेरा आंसर फाइनली मिल रहा है। अब अपन कंप्लीट करते हैं टॉपिक्स जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और पूछा जाएगा कि यहाँ से अगर करंट I आ रहा है तो ये I1 कितना होगा या I2 कितना होगा, या कोई सीरीज में कनेक्टेड है तो आपके पास पोटेंशियल कैसे मिल रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। ओके